जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। लोकसभा चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा आज हो गई है, यानी आज से आदर्श आचार संहिता लग गई है और अब राजनीतिक दलों के हड़बों की स्थिति और ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगी। कहाँ किससे गठबंधन हो रहा है, उम्मीदवार कौन है, लोकसभा क्षेत्र का समीकरण क्या है, और ये तमाम बातें अब आपके कानों में ज्यादा सुनाई देंगी मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इसी बीच जो इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण चल रहा है, ये स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसे हम और आप कह सकते हैं कि सरकार ने इस घोटाले को संसद में कानून बनाकर लेजिटिमाइज किया है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की शीर्ष अदालत ने, जहां से अब एक अंतिम उम्मीद इस लोकतंत्र के बचने की बाकी है, उसने अपनी रीढ़ बाकी रखी है और उसने इस भ्रष्टाचार के प्रकरण को बहुत हद तक सार्वजनिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज जनता को ये तमाम बातें पता हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से क्या कुछ हो रहा था इस देश के अंदर में और किस तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। मैं इस एक्सटॉर्शन लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज राहुल गांधी जी ने भी एक्सटॉर्शन नेक्सस की बात की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो महाराष्ट्र के थाने में कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल को ही चंदा दिया गया है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, टीएमसी, टीआरएस और ऐसे तमाम दल हैं उसमें शामिल, जो कि बहुत स्पष्ट हो जाएगा जब यूनिक नंबर एसबीआई के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। एसबीआई जैसी संस्थान ने मोदी के चेहरे को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रखी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ठान लिया है कि हम इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के प्रकरण का भांडा फोड़कर रहेंगे। तो सब एसबीआई ने पहले तो आनाकानी की, जून तक का समय मांगा ताकि उसे लग रहा था तब तक लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और विपक्ष से मुद्दा बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन जब चुनाव आयोग ने नकेल कसी एसबीआई के ऊपर में और 24 घंटों के अंदर उसे डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा, तो वहां भी एसबीआई ने बहुत बेईमानी से काम लिया और यूनिक नंबर्स, जिसके जरिए यह पता चलाया जा सकता था कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने उसको भजाया है, उसको छुपा लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई और सोमवार तक का समय दिया है कि आप यूनिक नंबर्स उपलब्ध कराइए ताकि ये पता चल सके कि किस पार्टी ने, किस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी के खाते में कितना चंदा गया है। अब चूंकि शक की सुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए ज्यादा उठती है कि जो परिस्थितियां बनी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने और उसके बाद जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उसके बाद उस वक्त ये जो परिस्थितियां हैं, वो जो परिस्थितियां हैं वो इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे भ्रष्टाचार की मास्टरमाइंड तो है ही और उसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। अब मिसाल के तौर पर आप ये देख लीजिए, जैसे ये अभी एसबीआई को ने जो डेटा दिया है चुनाव आयोग को, वो 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच का डेटा है। अब इसमें एक खेल समझिए। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। 2 अप्रैल 2022 को ईडी उस पर रेड करती है और 409 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला उस कंपनी के खिलाफ दर्ज किया जाता है। 7 अप्रैल को वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, लगभग 100 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। एक दूसरी कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। 11 अप्रैल 2023 को उसने लगभग 966 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है लगभग, और 12 मई 2023 को उसको 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया जाता है, थाने बोरावाली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। और इस कंपनी की तारीफ तो नितिन गडकरी साहब संसद में भी कर चुके हैं और वो ये बता चुके हैं कि किस तरह से इस कंपनी ने सरकार का 5,000 करोड़ रुपए की बचत करवाई इस कंपनी ने। ये अलग बात है कि वो 5,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके खाते में गया, या वो जन कल्याण की योजनाओं में लगाया गया या भाजपा कल्याण की योजनाओं में लगाया गया, ये वो नहीं बताते हैं। दूसरी एक कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये वो कंपनी है साथियों जिसके जरिए बनाए जा रहे टनल्स में उत्तराखंड में मजदूर फंसे थे। आपको याद होगा इस सुरंग में किस तरह से मजदूरों की जान जोखिम में गई थी और वो कितने दिनों के बाद रेड माइनर्स के द्वारा निकाले गए थे। ये उसी कंपनी का मामला है, नवयुग। इस पर सीबीआई की रेड पड़ती है और उसके बाद ये 50 करोड़ का बॉन्ड खरीद लेता है। एक वेदांता ग्रुप है, ये 375 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता है।
इसके ऊपर पहले से भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया हुआ है ईडी ने 2018 में इस पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। और ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो वेदांता ग्रुप्स के ऊपर चल रहा है। ये इसके ऊपर आरोप है कि इसने चाइना के कुछ नागरिकों को नियम तोड़कर वीजा उपलब्ध करवाया है। ये इतना गंभीर आरोप है इस कंपनी के ऊपर में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कंपनी 375 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदती है और उसके बाद इसको 10,000 करोड़ से ज्यादा का टेंडर राजस्थान में दिया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि जो ठेके मिल रहे हैं वो क्या कांग्रेस दे सकती है, क्या वो दूसरे राजनीतिक दल दे सकते हैं, या ये जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की योजनाएं हैं, टनल बनाने की योजनाएं हैं, इनका टेंडर्स अगर मिल रहा है कंपनियों को तो स्वाभाविक रूप से ये वही कर सकता है जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है। बड़ा लंबा मामला है। नवीन जिंदल की जिंदल स्टील्स है, उस पर उसने 123 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। इस पर भी कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में भ्रष्टाचार का मामला है, आप जानते हैं। अब आप देखिए, ये शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स है, इस पर आईटी की रेड पड़ती है 20 दिसंबर को और ये 11 जनवरी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। एक बड़ी मजे की बात आपको मैं बताता हूं, एक टोरंटो पावर नाम की कंपनी है, ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है लगभग 86.5 करोड़ रुपए का। और ये कंपनी वो है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की जो सरकारी बिजली कंपनी है उसको इस पावर कंपनी के हवाले किया है अहमदाबाद में। यानी जब नरेंद्र मोदी जी ने निजीकरण का अभियान शुरू किया तो सबसे पहला निजीकरण का अभियान जहां से शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ इन्होंने इसी कंपनी के द्वारा किया, टोरंटो पावर को गुजरात की जो सरकारी बिजली कंपनी है उसको इनके हाथों में दिया गया कि अब आप इसको देख रेख कीजिए। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं ये इशारा करती हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी आकंठ तक डूबी हुई है। और एक तरह से ये आज जिस तरह से राहुल गांधी ने थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि ये पूरा का पूरा एक एक्सटॉर्शन रैकेट है और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है। साथियों, अभी पीएम केयर्स फंड की बात भी उठने लगी है कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो कोविड के टाइम में बनाया गया और जिसमें लोगों से उगाही की गई, चंदा वसूला गया, सबसे पहले तो सरकार ने उसको आरटीआई के नियम से बाहर कर दिया। उसके बाद 16 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है, ये जो कॉर्पोरेट का कर्ज माफी किया गया है, उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो किन कॉर्पोरेट्स के कर्ज माफ किए गए हैं, इसकी भी जानकारी जनता के सामने होनी चाहिए। ये जनता का अधिकार है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे तमाम बातों की जानकारी जनता को होनी चाहिए ताकि एक स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सके, जनता चुन सके, जनता सोच सके, अपना विवेक इस्तेमाल कर सके कि कौन सी पार्टी की नीतियां उसके भले के लिए हैं और कौन सी पार्टी की नीतियां कॉर्पोरेट्स के भले के लिए हैं। और स्वाभाविक रूप से अगर इस देश के अंदर में कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों का यही गठजोड़ बना रहेगा और कॉर्पोरेट्स अगर सत्ता के साथ इस तरह से उसका गठजोड़, इस तरह से उसका कॉकटेल बना हुआ रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से जन कल्याण की योजनाएं कम बनाई जाएंगी और कॉर्पोरेट्स हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं ज्यादा बनाई जाएंगी। और जन कल्याण की आड़ में कॉर्पोरेट्स के हितों की जो है वो हितों का ध्यान रखा जाएगा। जैसे आप कृषि कानूनों की बात कर लीजिए, कृषि कानूनों का मामला जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के हिसाब से जन कल्याण की योजना है, किसान कल्याण की योजना उन्होंने बनाई थी, उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, लेकिन वो मूलतः अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए था। खबरें तो ये तक आई कि अडानी ने अपने गोडाउन्स बना लिए थे किसानों के उपजाए हुए अनाज को स्टोर करने के लिए। तो कहने को, दिखाने को तो जन कल्याण की योजनाएं बनाई जाएंगी सरकार के द्वारा संसद में बैठकर, लेकिन वो इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां कॉर्पोरेट सत्ता पर इस तरह हावी होगा वहां जन कल्याण का क्या होगा? हमारे पैसों से कॉर्पोरेट्स का भला किया जाएगा क्या होगा? हमारे पैसों से कॉर्पोरेट्स की कर्ज माफी की जाएगी हमारे टैक्स के पैसों से, या हमारे लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य इसका इंतजाम किया जाएगा? लेकिन ये तमाम जो पूरा प्रकरण है इलेक्टोरल बॉन्ड का, इसको अब ये देखना है कि विपक्ष कहां तक इसको उठा सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि या फिर भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव रहेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा सभी पार्टियों ने लिया है, तो क्या वो पार्टियां नैतिक अधिकार रखती हैं इस भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ बोलने का?
बोलने, जनता के सामने सवाल खड़ा करने का कोई नैतिक अधिकार उनके पास है या नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, इसको लोकतंत्र में एक बड़ा चैलेंजिंग जो है वो माना जा सकता है। ये जो मोड़ है भारत के लोकतंत्र में, ये बड़ा चैलेंजिंग मोड़ है। इसको समझना होगा देश की जनता को और तमाम राजनीतिक दल। आपको ये तय करना होगा कि आप जन कल्याण की योजनाएं बनाएंगे, जनता के लिए नीतियां बनाएंगे या कॉरपोरेट्स के लिए नीतियां बनाएंगे। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण है, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इसकी सही से जांच हो जाए, जो अभी चल रही है, मंगलवार को फिर इसका एक एपिसोड बाहर आएगा, सोमवार को, जब यूनिक नंबर्स उपलब्ध कराए जाएंगे और फिर उससे मिलान होगा, फिर और स्थिति क्रिस्टल क्लियर हो सकती है कि किस पार्टी को कितना चंदा कंपनियों ने दिया है और कैसे उसके बदले अपना काम निकाला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक मंचों से भले ही न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया जा रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा का काम हो रहा था। ये जो स्थिति बन रही है, जैसा शक किया जा रहा है, जैसा लोग आशंका जता रहे हैं, और जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से कंपनियों के ऊपर में भ्रष्टाचार के मामले थे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले थे, और उसके बाद उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और फिर उसको उनकी औकात से ज़्यादा मुनाफा दिया गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए सरकार की तरफ से। तो ये इस आशंका को बल देते हैं। सोमवार तक स्थिति और क्लियर हो पाएगी, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि महंगाई, बेरोजगारी, छात्र नौजवानों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, महिला सुरक्षा का मुद्दा और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार का ये मुद्दा, ये इतना बड़ा महाभ्रष्टाचार का ये मुद्दा चुनाव अभियान के केंद्र में होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार 2013 में जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर मोदी जी आक्रामकता के साथ भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज भले ही सब सारे लोग उनके पास हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के, अजित पवार से लेकर के, अशोक चौहान से लेकर के, तमाम लोग जिनके ऊपर वो भ्रष्टाचार का आरोप कभी लगा रहे थे, आज वो सब भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं, सब उनके साथ हैं, सब विराट सनातनी योद्धा बने हुए हैं। ये अलग बात है। लेकिन विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है, लेकिन विपक्ष को उससे पहले जनता की अदालत में जाना होगा, खुद उसकी स्वीकारोक्ति करनी होगी कि हमने कितना चंदा लिया और उससे हमारा विजन क्या है, जनता के लिए क्या विजन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, राजनीतिक दलों को ऑपरेट करने के लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है, इससे किसे इनकार है। लेकिन उसका इस्तेमाल कहां, किस दिशा में किया जाएगा, ये स्थिति पहले विपक्ष को स्पष्ट करनी होगी और उसके बाद वो मोदी सरकार की घेराबंदी इस मामले पर कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपसे एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज दीजिए और लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए और इस लोकतंत्र के इस चुनावी पर्व में हिस्सा लीजिए। मतदान जरूर कीजिएगा जब भी आपके यहाँ वोटिंग हो, और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।